इस टर्म में नहीं आ रहा, अगले टर्म में आएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, तो पढ़ो चलो अब इसको। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, है ना, नहीं तो अभी ऐसा मत सोचना कि नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ेंगे, छूट जाएगा फिर जेई के पेपर में 2 नंबर, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर बोलोगे यार काश पढ़ लिया होता, सिलेक्शन हो गया होता। तो रिफ्रैक्शन, अब तक ग्लास लैब का डायग्राम आपको याद होगा, देखो थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो बच्चे भुलक्कड़ टाइप के हैं, ये ऐसे एक ग्लास लैब होती थी, उसमें ऊपर से इंसिडेंट रे आती थी, ठीक है, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, सरफेस नॉर्मल, ठीक है बच्चे, ऐसा नॉर्मल। अब बताओ रेयरर से डेंसर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना, इसका रास्ता ऐसा ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा ना होके ऐसे मुड़ गई, ठीक है। अब मुड़ गई तो क्या हुआ, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर बोल दिया कि कितना रिफ्लेक्ट हो गई अपने, है ना, कितना, सॉरी ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन था डेल्टा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, इंसिडेंस, ठीक है। तो ये होता था आपका ग्लास लैब के केस में, ये सिंगल रिफ्रैक्शन था। फिर अगर बाद में बोल रहे हो कि सेकंड सरफेस पे भी कर गई तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ऐसे आना चाहिए था इसको, ऐसे जानी चाहिए थी। अब रेयरर से डेंसर है तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, यस यस, तो ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका जो था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये डेल्टा ऐसे आ जाएगा। तो ये था ग्लास लैब के केस में। बट अब क्या होगा बेटा, अब ये फ्लैट सरफेस ना होगा, क्या हो रहा है, वी विल बी स्टडिंग की स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो ये, इसको अगर हम बोले म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और म्यू2 इस मटेरियल का मीडियम है जिससे हमारा स्फेरिकल सरफेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें खाली एक स्फेरिकल सरफेस है, वो ये वाला है, बाकी दूसरा फ्लैट ही है। अब इस स्फेरिकल सरफेस पे खाली इधर वाले पे, लेफ्ट वाले स्फेरिकल सरफेस पे हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, गवर्निंग फॉर्मूला, वो हम देखेंगे। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी कंसेप्ट को एक्स्ट्रापोलेट करके, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर हम लेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज हमारे होते क्या हैं, उनमें एजम्पशंस क्या होते हैं, क्या क्या उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो सब आज देखेंगे। फिर कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उसको देखेंगे, आज ही देख लेंगे। देन बचा हुआ टॉपिक हम कल से करेंगे, ठीक है। तो 4 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज से 4 दिन, यानी 20 तारीख तक, 2 क्लास हो या 3 क्लास हो, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेंस वाला पार्ट, हम फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस हम पढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसा कुछ होगा, देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, ओ पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को देखो, पॉइंट ओ को, वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चे। और एक पॉइंट पी है जिसको हम पोल बोलते हैं, पी को पोल बोलते हैं, पोल, POLE, पोल, पोल मतलब खंबा जैसे होता है ना, वही वाली स्पेलिंग है, पोल, पोल बोलते हैं। और एक पॉइंट है आई, जहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, एक इमेज फॉर्मेशन, ठीक। तो सबसे पहले तो हम दो, जो पॉइंट पी है और पॉइंट सी, इनको डिफाइन कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। पॉइंट सी इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला बेटा स्फेरिकल सरफेस, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी रहा होगा, है ना, जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका कुछ सेंटर भी रहा होगा, है ना, दैट सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पॉइंट पी तक की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर ये स्फीयर पूरा होता बेटा, पूरा होता, तो ये पॉइंट सी जो है, ये स्फीयर के सेंटर पे लाई करता, और जो आर है वो रेडियस है, यानी पॉइंट पी और पॉइंट सी के बीच की दूरी है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, आर, है ना, यानी ये आर है। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी विच, जो कि स्फीयर के, जो आपका जो स्फेरिकल पार्ट है उसके क्रिएशन से जिनका जन्म हुआ। जैसे एक स्फीयर था, उसका छोटा टुकड़ा काटा, तो वहां से आपको पता चला कि पोल एक पॉइंट है जो इसके बीचों बीच लाई करता है, और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये तो हमारा जो हमने स्फेरिकल सरफेस डिफाइन किया उससे मिल गए हमें 3 चीजें, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस स्फेरिकल सरफेस के जस्ट थोड़ा बाहर सामने जाके हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज ऐसे कुछ जाएंगी, एक जाएगी ऐसे पी से, पोल से पास कर जाएगी, ठीक है। दूसरा, दो रे है ना, इसको रे ट्रेसिंग बोलते हैं, अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए ध्यान से सुनो कि पोल से पास करने वाली लाइन, पोल से पास करने वाली जो रे रहेगी, वो अनडेविएटेड विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास कर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि नॉर्मल इंसिडेंस था किसके केस में,
ग्लास स्लैब के केस में। तो ग्लास स्लैब के केस में जब नॉर्मल इंसिडेंस होता था तो क्या रिफ्रैक्शन होता था वहां पे बच्चे, बताओ? नो सर। नो सर। नॉर्मल नहीं होता था इंसिडेंस सर। होता था तो रिफ्रैक्शन नहीं होता था। क्या होता था, रे एज इट इज सीधा सीधा पास कर जाएगी। यानी अगर इसके ऊपर ऐसे नॉर्मली कोई रे गिरेगी ऐसे 90 डिग्री पर, तो ये बिना किसी डेविएशन के इसको क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो ये केस था हमारा किसके केस में, ग्लास स्लैब के केस में। ठीक वैसा ही आपको पोल के ऊपर नजर आएगा कि पोल के थ्रू पास करने वाली जो लाइन है, पोल के थ्रू जो पास करेगी रे, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन क्या होगा, पास कर जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, तो एक तो ये मैंने रे ड्रॉ कर ली। दूसरी रे मैंने एनी रैंडम रे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया, यहाँ से इससे रिफ्लेक्ट इमेज से कोई रे गई ऐसे सरफेस पे टकराई और फिर रिफ्रैक्ट हो गई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके ये पहले वाली जो सेंटर से पास कर रही है, पोल से पास करी, उस रे से मीट करी। तो जहां पर ये दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ कुछ नया नहीं है, स्फेरिकल सरफेस के आप 90 डिग्री पर, है ना, हम नॉर्मल बनाते हैं ना सरफेस नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देखो किस बच्चे ने पूछा था, शायद मैंने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बताया था जहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करी थी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री हमें देखना है। ठीक है, तो जहाँ पे ये रे हिट कर रही है स्फेरिकल सरफेस को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं सरफेस नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। दिस इज माय सरफेस नॉर्मल। अब इस सरफेस नॉर्मल से हम देख लेंगे कि इस पॉइंट पर क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो रेयरर मीडियम था, एयर था बाहर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम मान लो ग्लास में गई, तो क्या होगा, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर, और फिर नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ ये मुड़ गई। यानी कि ऐसे अनडेविएटेड होती तो इधर जाती, बट यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिला और ये डेविएट कर गई टुवर्ड्स द सरफेस नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्फेरिकल सरफेस पे हर एक पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। हर एक पॉइंट पर नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हुआ मेरा, पॉइंट ओ, पॉइंट पी, पॉइंट सी, पॉइंट आई, इन सब के कॉम्बिनेशन से, इसी को हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑन एन स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन को करने के लिए। तो देखो बेसिकली आपको बता देता हूँ फटाफट, इसका डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी के लिए। आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चे इसमें, एक ग्रे कलर का ट्राइंगल और एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल, शेडेड ट्राइंगल। ठीक है, इन दो ट्राइंगल में एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो पहली चीज मिलेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ने से, यानी अल्फा को जोड़ा बीटा को जोड़ा, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया जो कि आई के बराबर है। सिमिलरली हम दोबारा लगाएंगे यही प्रॉपर्टी, एंगल बीटा इज इक्वल टू आर प्लस एल गामा। तो आर ये है, गामा ये है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है इसके लिए, बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा एंड आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हम यूज करके देन फिर हम ज्योमेट्री के प्रिंसिपल ये यूज करेंगे, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनको सब्सटीट्यूट करेंगे। ये वैल्यूज आ गई हाइट और आर के फॉर्म में। इमेज की हाइट जो इधर है, सॉरी हाइट इज दिस हाइट, एच इज सम कॉमन हाइट। ठीक है, इमेज हाइट नहीं है। आर आपको रेडियस मिला है। इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड वी, वो आपको पता है कि इमेज जो थी वो पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में थी यू पर, तो माइनस यू ले लिया, वी आपने एज इट इज ले लिया। तो ये साइन कन्वेंशन तो वही चलेगा जो आप मिरर में पढ़ रहे थे अभी, है ना, कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ये सब चलेगा। अबव द ये अबव द सेंटर लाइन पॉजिटिव, बिलो द सेंटर लाइन नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। तो इंसिडेंस एंगल था म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्शन एंगल था म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखो यहाँ पर म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है जी, तो आई था वो म्यू वन में था, आर था वो म्यू टू में था। तो यही बताया था आपको स्नेल्स लॉ कि म्यू वन साइन आई प्लस म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा। इसको सब्सटीट्यूट करके और हम फाइनली जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो फॉर्मूला हमारा ये आ जाता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, बेसिक फॉर्मूला है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी। ठीक है, अगर आप पहले इसको लिख लो अभी के लिए,
आपको पता चला कि एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, उस पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है, इमेज डिस्टेंस v है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज μ1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस इज r, तो उस केस में हमें ये रिलेशन मिलता है जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कराता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख लो, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हम अभी करेंगे क्लास में, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, ये मैंने डेरिवेशन छुड़वा दिया, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम छोड़ देंगे उसको। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, एक बार क्विक रीडिंग कर लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी लगेगी और स्नेल्स लॉ, दो लगेंगे, उसके बाद फिर रिफॉर्मुलेशन है खाली। तो आप इस फॉर्मूला को लिखना बेटा, और इसमें ये ध्यान रखो, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, μ2 is the refractive index of material, I is the radius of curvature, U is the image distance, V is the object distance। ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑन अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस के बारे में फॉर्मूला है, इसको लिख लो, फिर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा, उसको सॉल्व करना बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लो और गिव मी अ थम्स अप ताकि आप सॉल्व कर पाओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो डीपीपी मिलेगी उसमें भी एक या दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है इससे रिलेटेड, बहुत रेयरली इससे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, बाकी इसके ऊपर बेस्ड है, लेंस मेकर फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज दे दी गई है, सब्सटीट्यूट करो और फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यानी v का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया। ठीक है बच्चे, तो गिव मी द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो आप फाइंड आउट करो, चित्र और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसका कोई लेंथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, खाली वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द लोकेशन ऑफ इमेज, है ना, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज के साइज से हमें अभी कोई कंसर्न नहीं है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी। ठीक है, ये आप क्लैरिटी रखो हर जगह पे, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट हुआ तो हमेशा सारी दुनिया में कहीं चले जाओ, लेंस लगा लो चाहे जो मर्जी लगा लो, ऑब्जेक्ट हमें इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट बनेगी। ठीक है, तो ये तो क्लैरिटी आ गई। उसके बाद प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फाइनल इमेज, है ना, फाइनल इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी μ1 गिवन है, सराउंडिंग 1 है, μ2 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, r 50। 50, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 15 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी P और C से बीच की जो दूरी है। अब बाकी फॉर्मूला जो है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं भी लिख रहा हूँ वैल्यूज को, आप भी लिखते रहिए, जिनका आगे आंसर बेहतरीन है, क्या आंसर आया है, जिनका आया अनम्यूट करके बता सकते सर ऑप्शन बी। 180, आप जिसका भी आया है वो आंसर करेक्ट है ना, v इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, μ2 बाई वी
माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है बेटा, μ2 आपको दिया है 1.5, v आपको फाइंड आउट करना है, μ1 आपको दे रखा है 1 और u कितना है, कितना रखो, -40, -40 बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में है इसके। ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय r। r इज पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव 15। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ हमेशा वैल्यूज को रखना है। अब खाली एक अननोन है v, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1.5 बाय v, और ये क्या आ गया, ये माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाके। ठीक है, तो दैट विल बी 0.5 बाय 15, तो उसको करेंगे तो कितना 1/30 माइनस ये 1/40 हो जाएगा। तो 1/30 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1.5 बाय v। इसको सॉल्व करो और v की वैल्यू निकालो। v आपका 180 सेंटीमीटर आएगा। 180 सेंटीमीटर बोले तो राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस की लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में कि राइट में? राइट। और साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा बेटा? पॉइंट इमेज रहेगी, है ना। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जीरो डायमेंशन। आप मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हो, पॉइंट का मतलब क्या है, जीरो डायमेंशन। तो जीरो डायमेंशन मतलब क्या जो कुछ भी नहीं है। क्या जीरो को आप कितनी भी चीजों से मल्टीप्लाई कर लो, क्या उसका साइज कम बड़ा हो सकता है? नहीं होगा, है ना। तो जैसे आपने आपने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े होंगे, तो वहां पे इमेज का साइज वेरी कर रहा था, है ना, तो बड़ा छोटा हो जाता है इमेज, बट वो किसके लिए हो रहा था, दैट वाज फॉर सम नॉन जीरो साइज ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का कुछ नॉन जीरो साइज होगा तभी इमेज में मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व होगा, है ना। तो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज थोड़ा अभी तो यानी पूछा, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज ही बनेगा। ठीक है, जीरो को चाहे इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी नॉट अनडिटरमाइंड टाइप की वैल्यू आएगी ना। तो कितनी भी हायर मैग्निफिकेशन हो चाहे स्फेरिकल सरफेस की, तो साइज ऑफ द इमेज जीरो ही रहेगा एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे v का वैल्यू 180 आया, तो मुझे समझ आएगा कि यार जो मेरा इमेज है ना वो कहीं इधर बनेगा यहाँ पे जाके, और इसकी दूरी क्या रहेगी पोल से, 180 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इस स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ से 180 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर and the refractive index is 1.5. Locate the position of image due to refraction through sphere. Sphere है ये, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, तो आप मुझे बताओ लोकेशन ऑफ द इमेज, है ना, लोकेशन ऑफ द इमेज बताना है। तो क्या इस पे सिंगल रिफ्रैक्शन होगा कि डबल रिफ्रैक्शन होगा? बेटा इसमें सिंगल स्फेरिकल सरफेस है कि दो स्फेरिकल सरफेस है, ये बताओ। दो होंगे, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, आप फर्स्ट वन से कर लो, ये फर्स्ट वन है ना, तो आप आधे वाले से कर लो कि भैया आपने, सर ने मुझे बताया है कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -36 सेंटीमीटर है, μ1 μ2 आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे रिफ्रैक्शन जो है फाइंड आउट, μ1 नहीं दे रखा तो μ1 को μ1 ही रख लो, कोई बात नहीं, इधर भी μ1 है इधर भी μ1 है। तो क्या होगा बेटा, जो थोड़ा सा रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, कि जो पोल से पास करेगी वो अनडेविएटेडली पास कर जाएगी, पार पार कर ऐसे कर जाएगी। ठीक है, जो पोल के अलावा मान लो किसी पॉइंट पे ऐसे गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द, फिर यहाँ कहीं टकराएगी, फिर अवे फ्रॉम दिस जाएगी, तो ऐसा कुछ होगा। अभी देखो आप इसको करके फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले फर्स्ट सरफेस से निकाल लो, दूसरे से निकाल लो। रे डायग्राम नहीं भी बना पा रहे तो μ1 विल बी कॉमन, दो इक्वेशन बनेगी उसमें μ1 कॉमन आएगा। थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको, कुछ कुछ करो, अभी ट्राई करो 2 मिनट इसको, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा। फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्फेरिकल सरफेस जो होगा, यानी कि उससे कंप्लीट स्फीयर से क्या होगा, फिर इसी को थोड़ा थिन लेंस में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को चपटा कर देंगे स्फीयर को, फिर हमें समझ आएगा कि लेंस होता क्या है और उसमें दो जगह पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ट्राई करो, हाथ पैर मारो। पोजीशन ऑफ द इमेज अपने को निकालना है बेटा।
आप एक काम करो, आप ना μ1 की वैल्यू 1 ले लो, सराउंडिंग में एयर ले लो, ठीक है, सराउंडिंग में आप एयर अज्यूम कर लो और μ1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। टेक μ1 इज इक्वल टू 1। तो μ1 1 लेने के बाद आपका जो है ना फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से जो भी इमेज डिस्टेंस आए वो मुझे बताओ पहले। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v फॉर द Sir, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। 120. इसको 1 बोल लेते हैं और दूसरे वाले को हम बोल लेते हैं, इधर जो बनेगा उसको सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो पहले 1 से जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो आप मुझे बताओ। तो 1 से जो इमेज डिस्टेंस आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस मान लेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले आप मुझे बताओ v फॉर द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। एक बार फॉर्मूला लगाओ जो अभी आपको बताया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और बताओ v की वैल्यू क्या है। Sir, 108 centimeters. 100 108 आएगी, 108 centimeters, sir. 108 आएगी कि इंफिनिटी आएगी बेटा? किसी का इंफिनिटी आ रहा है? यस सर। देखो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ फर्स्ट सरफेस के लिए, फिर सेकंड के लिए आप फाइंड आउट करना, फिर इसका कंबाइंड रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इधर कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला अभी आपको बताया था क्या था, रिपीट करो मेरे साथ। μ2 बाय v B माइनस by μ1 बाय 2 U इज इक्वल μ2 mu माइनस μ1 r। on R. μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 बाई v माइनस μ1 की वैल्यू 1 है और इमेज डिस्टेंस u क्या है? u इज, बताओ u क्या है? u कितना है 36 centimeters. बेटा? 36 है कि 24 है? Sir, minus 24. 24 है कि 36 है? 30 तो 24. टेम्परेचर से दूरी है, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं बेटा। 24 सेंटीमीटर है, तो क्या वैल्यू है हमारी इमेज डिस्टेंस की? तभी आपका 108 आ रहा था, हुआ है ना। यहाँ पे -24, ठीक है। और इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। r कितना है बेटा? 12, ठीक है। अब देखो 1.5 बाय v प्लस 1/24, ये 0.5/12 आएगा, इसको भी 1/24 कर सकते हैं ना। 0.5/12 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। अब देखो 1.5 बाई v इज इक्वल टू 0, ठीक। तो v इज इक्वल टू 1.5 बाई 0, तो क्या हो गया? इट इज लगभग इंफिनिटी। तो हमारी इमेज क्या बन रही है जाके? डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, बट अब यहाँ पे 0 आ गया तो क्या बोलेंगे कि 1.5 को कितने से डिवाइड करो कि फाइनल आंसर 0 आ जाए? 1.5 को लगभग इंफिनिटी या बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ही मैं कर लूंगा, यहाँ से ही लिख दूंगा। ये ऐसा लिखना तो इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से ही लिख दूंगा डायरेक्टली यार, इसका मतलब है v इज वेरी लार्ज नंबर, यानी कि v इज लगभग इंफिनिटी। तो इमेज डिस्टेंस फॉर दिस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, यानी पहले वाले स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा मेरा? इंफिनिटी, Infinite. इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? देखो रे डायग्राम ऐसा ड्रॉ होगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इमेज इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ये वाली जो सेंटर से पास करी ये रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे से क्या हो गई? ये पैरेलल हो गई। यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही होता था लेंस में, आपने मिरर में भी यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया। अब ये एक दूसरे से पैरेलल हो गई, तो अब मैं क्या बोलूं? सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? इस सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई, यहाँ पे बनाई इमेज, तो दिस इमेज इज एट इंफिनिटी। तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा?
प्लस इंफिनिटी, है ना भाई। पहले वाले स्फेरिकल सरफेस ने जो इमेज बनाई वो दैट इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो मेरे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी। फिर से फॉर्मूला लगाओ, म्यू1 म्यू2 की वैल्यूज रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंफिनिटी रखो और अब इमेज डिस्टेंस निकालो, ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद। अब यहाँ पे म्यू2 क्या लोगे, अब यहाँ पे म्यू1 म्यू2 की वैल्यू भी स्विच हो जाएंगी। म्यू2 इज जिधर आपका 1 हाँ 1 म्यू2 को 1 लोगे, म्यू1 को 1.5 लोगे। तो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, म्यू2 बाई वी, ये वी मुझे फाइंड आउट करना है, -1 बाय जो म्यू1 बाय इमेज डिस्टेंस कितना, प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। आर इज, आर को नेगेटिव लूं कि पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लेंगे आप, क्योंकि इस सरफेस के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पोल लेता हूँ तो पोल से लेफ्ट में आ रहा है ना। सेकंड जो P1 है, P2 P2 लिख देते हैं, P2 जो है पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, उससे लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो -12, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो V का वैल्यू आएगा दैट विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस। पहले पहले सरफेस से जैसे, तो आपको डबल रिफ्रैक्शन सर 24 आ रहा। 24 आ रहा है, कैलकुलेट करो सब बच्चे, 24 आ रहा है कि 36 आ रहा है, 36 आएगा बेटा, क्योंकि देखो ये तो 0 हो गया और वो आपका 12/0.5, सर 24 आ रहा है। आएगा 12/0.5, 24 आएगा, ठीक है, दैट विल बी 24। इमेज डिस्टेंस क्या है, 24। कहाँ से आएगी वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये 24 जो आ रहा है, वो कहाँ से मेजर करोगे, सेकंड पोल, सर राइट साइड पोल के। सेकंड सरफेस के पोल से, यहाँ से 24, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस आया 24, ठीक है। इसका कंप्लीट डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं, कंप्लीट डायग्राम ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी ये, पैरेलल होने के बाद यहाँ से ये इंफिनिटी पे जाके इमेज बनाएगा कहीं, वो इंफिनिटी पे रखी हुई फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनाई गई इमेज जो इंफिनिटी पे बन रही है, दैट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो इसके लिए जब इक्वेशन लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी ले रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस फिर आपका आएगा P2 से जो दूरी आएगी दैट विल बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका सही आंसर आएगा। और अगर ये 24 सेंटीमीटर आ रहा है तो फिर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो कौन सा है, कि 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 36 सेंटीमीटर दूर आपकी, ऑप्शन ए। है ना, ऑप्शन बी, P2 से 24 और सेंटर से 12 + 20 36 सेंटीमीटर, P2 से 24 और सेंटर से 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सेंटर से बोल रहा है, अगर पोल से बोलता तो सही हो जाता, बाकी तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देख लो सब बच्चे, सेकंड फेस के लिए वैल्यूज हैं तो आपने ऐसे किया, फर्स्ट के लिए हमने यहाँ कैलकुलेट। तो अब दो स्फेरिकल सरफेसेस थे, स्फेरिकल सरफेसेस का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट इमेज का जो आपको पता है, नेगेटिव साइड में होगा तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो पूछेंगे, डाउट नहीं है तो थम्स अप दो मुझे, गिव मी अ थम्स अप। ये तो स्फेरिकल सरफेस का मुझे ये समझ आया कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं यार, कि इस स्फेरिकल सरफेस को हम थोड़ा चपटा कर देते हैं ऐसे, है ना।
यहाँ भी स्फेरिकल सरफेसेस ही हैं, बट अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर के हो सकते हैं। एक ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, और एक राइट साइड वाला। ये दो स्फेरिकल सरफेस है। मान लो लेफ्ट वाले का मैंने बोल दिया रेडियस r1 है, राइट वाले का r2 बोल दिया। तो दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस विद डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्फेरिकल नेचर के हैं। पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं है इसमें, है ना, इट इज सम पार्ट ऑफ द स्फीयर, सम पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लेंस, ठीक है। अ लेंस इज अ transmissive optical device that focuses or disperses a light beam, ठीक है, लाइट बीम बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस है, मतलब कि लाइट इसके थ्रू पास कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, गो थ्रू कर सकती है, राइट। दैट फोकसेस और डिस्पर्सिस, या तो वो लाइट बीम को फोकस करेगा या लाइट बीम को डिस्पर्स कर देगा, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा, पहले R1 वाले सरफेस पे, फिर R2 वाले पे, और एज ए रिजल्ट जो आपको फाइनली मिलेगा वो आपका आपका इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंस आपने दो तरीके के देखे होंगे, किसी को नाम पता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज जो हम जनरली पढ़ते हैं? सिर्फ कॉन्केव एंड कन्वेक्स। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो ये वाला लेंस कौन सा है बेटा? दिस इज कन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो उभरा रहे, जो बीच में से मोटा रहे वो कौन सा, जो बीच में से थिक रहेगा वो कन्वेक्स। और जो बीच में से पतला रहेगा वो कनकेव। कनकेव ऐसा होगा, साइड से मोटा होगा और बीच से पतला होगा, दिस इज कनकेव। कॉनकेव ऐसे मतलब केव, केव मतलब गुफा होती है ना जैसे, तो ये खाली जगह है इसमें, तो केव टाइप से। कॉनकेव मतलब अंदर से खोखला, यानी सेंटर में से पतला, ठीक है। अब कन्वेक्स एंड कनकेव दो आपके बेसिक लेंसेज होंगे। अब इन दोनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, मैंने अभी बोला ना कि इट इज पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स। तो आपको दिख रहे हैं जिन जिन स्फीयर से इस लेंस को बनाया गया, दो स्फेरिकल सरफेसेस दिख रहे हैं, एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, एक दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, राइट। C1 वाले का एक स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है C1 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या हो सकता है, रेडियस, इसको R1 बोल दिया कि यार इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R1 है, और दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लेंस जब बनाया आपने, दो सरफेसेस का जो आपका इंटरसेक्टिंग पार्ट है ना, ये जैसा, इसको आपने निकाल लिया काट के, तो ये इसमें राइट साइड वाला किसका है, राइट साइड वाला किसका है, R2 का, यानी रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज R2। यहाँ से लेके दूरी जो है इसकी, ये R2 है, क्योंकि सेम रेडियस की बात हम कर रहे हैं, दिस इज R2। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट है राइट साइड वाले स्फीयर का, दिस इज ये राइट साइड वाले स्फीयर का पार्ट है। इसका रेडियस की बात करें तो ये हमारा क्या आएगा, R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, सेंटर में दिख रहा है ना आपको, R1 तो है वो लेफ्ट साइड वाले सरफेस का, और R2 राइट साइड वाले का, ठीक है। तो अब हम है ना क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो लेंस है हमारा, लेंस में जब भी बात करोगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेज, पतले लेंस, यानी थिन लेंस की हमेशा बात करेंगे। तो जहां भी आपको टॉपिक नजर आए तो वहां पे थिन लेंस, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो भी थिन लेंस फॉर्मूला। तो हम मान के चलते हैं कि जो ये ओवरलैपिंग पार्ट है ना बीच में सेंटर, ये लगभग 0 है ना, यहाँ पर लगभग 0 है वैल्यू। तो यानी लेंस मेरा बहुत पतला लेंस रहेगा, ये मेरा अजम्पशन रहता है। लेंस को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका आपको समझ आया कि इट इज पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट साइड वाला पार्ट, R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ राइट साइड वाला पार्ट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल कहाँ पे होगा बेटा, पोल यहाँ पे होगा, ठीक है। R2 की वैल्यू पोल से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, R2 वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, लेफ्ट में। तो नेगेटिव लूंगा कि पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव। R1 पॉजिटिव लेंगे और R2 नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से आप कन्वेक्स लेंस समझे। अब देखो कन्वेक्स लेंस का जो है
इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस ऑल्सो। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम भी होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से आती हुई रेज को ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एट अ सिंगल पॉइंट। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उससे रेज आ रही हैं, लाइट रेज, दे विल बी, जो इस पे स्ट्राइक करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, इसके अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्राइक करेंगी, और इन सबको ये क्या करेगा, मोड़ देगा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देगा या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो दिस पॉइंट वेयर ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फोकसेस इज कॉल्ड एज फोकस। जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी से आती हुई रेज फोकस हो जाए उसको क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, और लेंस क्या कर रहा है, इनको कन्वर्ज कर दे रहा है, यानी ऐसे इकट्ठा इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज converging lens. Convex lens is also called as converging lens. बोलो यार मेरे साथ, नहीं तो तुम भूल जाओगे ये चीजें। जिन बच्चों को आता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता मन मन में बोलो या फिर मेरे साथ अनम्यूट करके बोलो। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। एक और लेंस हम बना सकते हैं इस तरीके का, देखो हमने दो स्फीयर्स लिए और उनके बीच के जगह को भर दिया, दो स्फीयर्स लिए उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखा और बीच की जगह को ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया मटेरियल से। तो इसके बीच में क्या होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाले का कर्वेचर, राइट साइड में राइट वाले का कर्वेचर। तो अब ये लेंस जो बन गया, ये कौन सा बन गया, बीच में से पतला कि मोटा, बीच में से पतला। तो बीच में से पतला कौन सा बताया था अभी, कनकेव, कनकेव लेंस, इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस बन गया। तो ये भी स्फेरिकल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बना। ठीक है बेटा, अब ये मेरा है कनकेव लेंस, और कन्वेक्स लेंस था कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, इन्फिनिटी से आती हुई रेज को, इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से आती हुई रेज को ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, फैला देगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी से आती हुई रेज को ये क्या करेगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। कनकेव लेंस हमारा बीच में से पतला पतला होता है और कन्वेक्स लेंस हमारा बीच में से मोटा मोटा होता है। ठीक है, तो द लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स लेंस, जो थिन होगा वो कनकेव लेंस। ओके, चलो एक assumption और बताया आपको जो ध्यान से रखने की बात है कि लेंस होंगे कि थिन लेंसेज होंगे, थिन लेंसेज, थिन लेंसेज होंगे। ठीक है बच्चे, अब थिन क्यों होंगे उसका थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट थिन क्यों होंगे वो देखो। क्या बीच वाला पार्ट जो है, मैं इसको थोड़ा ऐसे मान लूं कि ग्लास स्लैब टाइप की चीज है ना, बीच वाला पार्ट थोड़ा कन्वर्जिंग है, ये मतलब है इस पे कर्वेचर, बट मान लेते हैं कि ऐसा ग्लास स्लैब टाइप का है कि अगर थिक होगा, थिन नहीं होगा, थिक होगा तो क्या होगा, ग्लास स्लैब वाले कंसेप्ट से समझो कि भाई इस पे एक लाइट रे गिरी, ठीक है जी, अब ये क्या करेगी, लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, यानी कि थोड़ा सा जो एंगल जो इसका बनेगा वो ऐसे ना जाके ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, फिर आगे जाकर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। तो देयर इज सम डेविएशन, देखो यहां से इसको निकलना था ऐसे, लेकिन निकली ऐसे, तो कुछ डेविएशन आ रहा है ना इधर, लेटरल डेविएशन आ रहे हैं ना बेटा। तो ड्यू टू द लेंस, अगर लेंस मेरा थिक होगा ना तो लेटरल डेविएशन होगा। बट हम क्या करते हैं, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं लेंसेज की, जो भी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, उसमें लेटरल डेविएशन को क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उस डेरिवेशन में इसको इंक्लूड ही नहीं करते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये फॉर्मूलाज, ये इक्वेशंस जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर फॉर थिन लेंसेज। क्यों, क्योंकि हमने लेटरल डेविएशन वाले पार्ट को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो लेटरल डेविएशन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे लेंसेज क्या है, थिन है। ठीक, तो इतने थिन है कि हम इनको सिंगल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम में ऐसे लिख दिया ना, सिंगल लाइन कर दिया, F इज इक्वल टू पॉजिटिव लिख दो साथ में,
फोकल लेंथ इज पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स, ऐसे लिख के फोकल लेंथ इज नेगेटिव मतलब कनकेव, ऐसे लिख सकते हो, मतलब इतने थिन लेंस मान के चलो इनको, है ना, तो ऐसा है। चलिए, कन्वेक्स आया, कनकेव समझ आया। क्या इनके अलावा भी लेंसेज हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं, ये देखो इतने सारे लेंस हो सकते हैं, एक एक करके देखो। पहला लेंस जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर दोनों सरफेसेस कैसे हैं? फर्स्ट सरफेस भी कन्वेक्स, दूसरा सरफेस भी Convex. कन्वेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? बाय कन्वेक्स। बाय कन्वेक्स यानी कि दोनों कन्वेक्स, ठीक है, बाय कन्वेक्स। सेकेंड लेंस देखो बच्चे, इसमें पहला सरफेस क्या है? बिल्कुल प्लेन है, प्लेन विदाउट एनी रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है फर्स्ट सरफेस, और दूसरा क्या है? दूसरा है कन्वेक्स, Convex. तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक प्लेन दूसरा कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरा है, इसमें भी पहला कन्वेक्स दूसरा कन्वेक्स, लेकिन इसको बोल रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों बच्चे, बताओ? फर्स्ट वन में और थर्ड वन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन में एंड थर्ड वन में क्या डिफरेंस है? पहले को हमने बोला बाय कन्वेक्स, थर्ड वन को बोला कन्वेक्स, व्हाट इज द डिफरेंस? कर्वेचर R1 और R2 बाय कन्वेक्स में क्या है? बराबर है, बराबर है। और इसमें क्या है? R1 और R2 बराबर नहीं है। दोनों सरफेस कन्वेक्स तो हैं, बट दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है बेटा, है ना, तो इसको बोल देंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव मेनिस्कस बाद में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगेगा तब। अब देखते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आपको दिखाई दिया कि अगर दोनों साइड कनकेविटी है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बराबर है, तो क्या बोलेंगे? बाय कनकेव लेंस। ठीक वैसे ही जैसे अभी कन्वेक्स लेंस देखा था, तो दोनों का कनकेविटी R1 R2 दोनों बराबर, तो बाय कनकेव लेंस। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है, मान लो इधर एक का अलग है दूसरे का अलग है, तो क्या बोल देंगे? कनकेव लेंस। R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो कनकेव लेंस। अगर एक साइड कनकेव है दूसरी साइड प्लेन है, तो क्या बोलेंगे? प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। और ये नेगेटिव मेनिस्कस, मतलब ये इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव, कनकेवो कन्वेक्स, इनको भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स, इसको पॉजिटिव मेनिस्कस या कनकेवो कन्वेक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। एक साइड कन्वेक्स दूसरी साइड कॉनकेव, दिखाई भी दे रहा है, एक साइड कन्वेक्स है और दूसरी साइड कनकेव है। यहाँ क्या है? यहाँ पे एक साइड कनकेव है दूसरी साइड कन्वेक्स है, इधर कनकेव उधर कन्वेक्स। तो पहला जो है उसको नाम पहले लिख दो, पहला कनकेव था दूसरा कन्वेक्स था, तो कनकेवो कन्वेक्स। इधर पहला कन्वेक्स था दूसरा कनकेव था, तो कन्वेक्सो कनकेव, या फिर पॉजिटिव मेनिस्कस या नेगेटिव मेनिस्कस ऐसे बोल सकते हैं। तो इतने विभिन्न प्रकार के हमारे पास लेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लेंसेज जो आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे, डायग्राम्स में दिखाई देंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होता, यही होता है, ठीक है। तो अब तक आपको समझ आया कि लेंस में मेजोरिटी जो हमारा रहेगा दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग, कॉनकेव इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। ऑल द लेंसेज आर अज्यूम्ड टू बी थिन लेंसेज बिकॉज इनके बीच में हमारा लेटरल डेविएशन हम नेग्लेक्ट करते बेटे। और एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से भी आपने फॉर्मूला देख के और हमने क्वेश्चंस कर लिए कि कैसे हमारा वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है बेटे। अब हमारा हमने देख लिया कि लेंस में हमारे पास दो सरफेसेस होंगे, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि अगर लेंस होगा, अगर ऐसे लेंस होगा तो उस केस में हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। तो बिफोर डिफाइनिंग गोइंग फर्दर, अभी थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया, कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं, कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं। देखो, ऑप्टिकल सेंटर होता है एक चीज, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज एट दिस सेंटर, बिल्कुल उसके बीचों बीच होगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली सभी की सभी रेज विदाउट एनी डेविएशन पास थ्रू कर जाएंगी, यानी जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास करेगी उसमें कोई भी डेविएशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ये लिख लो चाहे कहीं भी बात, ये वैसे नोट्स में लिखी भी हुई है, आप यहाँ से पढ़ा देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज कभी भी डेविएट नहीं होंगी। जैसे जितनी भी रेज हैं, ये 1 आई तो 1 बाहर निकल गई, 2 अंदर गई तो 2 बाहर निकल गई, 3 अंदर गई तो 3 बाहर निकल गई, यानी इनमें कोई भी डेविएशन नहीं आया। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का भी वैसे ही होगा, कनकेव का भी वैसे ही होगा। चलो ऊपर देखो, इन्फिनिटी से आने वाले जो डायग्राम थे उसमें भी देखो,
जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा सीधा चली जाएगी, सीधा सीधा चली जाएगी, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास करेगी वहां पर कोई भी डेविएशन आपको नजर नहीं आएगा। तो ये पढ़ो, ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड ऑफ द लेंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। तो ये बात आप नोट रखो, ध्यान रखो, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो आप इसको याद रख सकते हो, ताकि इसका इससे ज्यादा कोई महत्व हमारे जीवन में है नहीं। ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड ऑन सरफेस और आउटसाइड द लेंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ R1 और R2। तो ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं है इसके बीचों बीच ही होगा, मतलब क्या होगा, अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी, ऑन द सरफेस भी, बस ये बात ध्यान रखो। बट हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चंस में बीच में लाई कर, ठीक है। चलो चलिए, ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ आया, ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू पास होने वाली रेज अनडेविएटेडली पास विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास कर जाएंगी, कोई भी रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। फिर दूसरी चीज आती है फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। फोकस इज द पॉइंट, अभी बताया था आपको, कौन सा फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर दे रहा था। कौन, कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस बताया था तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दे रहा था, उस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, फोकस, ठीक है। तो आपके पास ना कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंसेज के दो दो फोकसेस होंगे, दो दो फोकसेस होंगे, जैसे मिरर का एक ही था ना, बट यहाँ पे दो दो सरफेस हैं, दो दो कर्वेचर हैं, तो दो फोकस होंगे। एक को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमारे काम का ना सेकंड प्रिंसिपल फोकस ज्यादा हमारे काम का है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को अभी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम देख लेते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है बच्चों कि रेज किधर से किधर जा रही है, रेज कहाँ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर रेज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, देखो यहाँ से इन्फिनिटी पे रेज जा रही है, दोनों केस में, कन्वेक्स के केस में भी और कनकेव के केस में भी। तो व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज टू इन्फिनिटी, यानी रिफ्रैक्शन के बाद रेज बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, है ना, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इफ द रेज बिकम्स पैरेलल, या फिर बोलें कि इमेज इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है, तो जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था वो पॉइंट कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट है जहां पर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, एक लेंस से किसी डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर्म्स एन इमेज एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ बना रही है, इंफिनिटी पे। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक ऐसे ही कनकेव लेंस में भी होगा कि किसी पॉइंट पर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, उससे निकलने वाली रेज पैरेलल हो जाए एक दूसरे से। जैसे क्या होगा बच्चे, ये रेज आ रही है कहीं से, कन्वर्जिंग रेज, तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल, यानी इमेज आपका जाके इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इस तरीके के पॉइंट को, अब ये इन्फिनिटी से आ रही है तो ये तो इधर तो कहीं किसी एक पॉइंट से आ ही नहीं सकती, तो क्या करते हैं, इसमें हम रिकंस्ट्रक्शन करके इसको दूसरी साइड ले जाते हैं और जहां पे ये पॉइंट पे मिल रही है उसी पॉइंट को फोकस बोल देते हैं। कि ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली ये रेज आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन becomes parallel to each other and forms an image at infinity। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। बस इसका काम यही खत्म हो जाता है, इसका और कोई यूज आएगा नहीं। दूसरा आता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो हमारे काम का है। तो हमने वहां भी डिफाइन किया था वाइल डिफाइंड कन्वेक्स लेंस कि रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी get focused on a particular point and this point is called as second principal focus of the lens। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां पर इमेज बनेगी, है ना, इन्फिनिटी से आने वाली रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं क्या, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यही डेफिनेशन हम याद रखेंगे। इन्फिनिटी से आने वाली रेस बिकम फोकस्ड एट अ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हमारे काम का खाली यही डायग्राम। ठीक ऐसे ही कनकेव लेंस में इन्फिनिटी पे से आने वाली रेस ऐसे इन्फिनिटी से आ रही है, दे डाइवर्ज कर जाएंगे वैसे, फिर इनको हम रिकंस्ट्रक्ट करके वापस ऐसे इधर लेके आएंगे और जहां ये इधर लेफ्ट साइड में मीट करेंगे वही हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये दोनों फोकस हमारे काम के हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का भी और कनकेव का भी। तो पहला क्या था कि रेज इन्फिनिटी पे जा रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में कहीं से भी आए लेकिन इन्फिनिटी पे जानी चाहिए।
यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी से आए और जहां फोकस होंगी वही क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आ रही है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जिस पॉइंट पर इमेज बनेगी वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने आपको कई अलग अलग तरीके से बता दिया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे और हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज फोकस प्लेन या फोकल प्लेन। फोकस प्लेन या फोकल प्लेन या फोकल पॉइंट, ये सब टर्म एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये प्लेन होता है, ये एक प्लेन होता है ना, प्लेन। और इसी प्लेन पर आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस लाई करता है, इसी प्लेन पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी लाई करता है। जैसे कन्वेक्स लेंस का इधर लाई करेगा, कनकेव लेंस का इसी प्लेन पे इधर कहीं लाई करेगा, सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, दिस इज द प्लेन विच पासिस थ्रू द फोकस। और इसकी खास बात क्या है इस प्लेन की बेटा, कि अगर लेंस पर गिरने वाली इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है, जैसे मान लो यहाँ पर रेज आ रही बहुत सारी 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी पैरेलल टू ईच अदर है इंसिडेंट रेज। तो आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम या आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस, ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट भी इस फोकल प्लेन पर लाई करेगा, है ना। जैसे अभी ये इंसिडेंट रेज एक पर्टिकुलर एंगल पे है बट पैरेलल है, थोड़ा सा एंगल बदल दो लेंस के साथ, थोड़ा सा एंगल बदल दो तो क्या होगा, ये अलग अलग पॉइंट पे, जैसे अगर मान लो इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। मान लो ये रेज ऐसे ना आके ब्लू कलर वाली रेज के पैटर्न में आती है ऐसे, ठीक है। ये भी पैरेलल है बट एंगल बदल गया, अब ये पैरेलल टू ईच अदर है बट क्या हो गया, एंगल बदल गया। अब तो एंगल बदलने से क्या होगा बेटा, देखो ब्लू ब्लू कलर वाली आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब क्या होगा अब रिफ्रैक्शन होके ना, अब रिफ्रैक्शन होके क्या होगा, ये कहीं एक अलग पॉइंट पे मीट करेंगी। लेकिन खास बात क्या होगी ना, कि अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगी वो पॉइंट नेसेसरली इस फोकल प्लेन पर लाई करेगा, नेसेसरली इस फोकल प्लेन पर लाई करेगा। देखो इन्फिनिटी से आने वाली रेज के साथ क्या हुआ था वो भी ध्यान रखो, इन्फिनिटी से जो आ रही थी क्या वो भी एक दूसरे के पैरेलल थी ना बेटा। Yes, sir. इन्फिनिटी से आ रही थी वो भी तो एक दूसरे के पैरेलल थी। ये कन्वर्ज होके कहाँ जा रही थी, ये कन्वर्ज होके आपकी फोकस पे जा रही थी। तो ये फोकस जो है ये भी आपका कहाँ लाई करेगा, ये फोकस भी इस फोकल प्लेन पर ही लाई करेगा। कुछ समझ आया तुम्हें, कि अगर इंसिडेंट रेज जो इमेज की तरफ से जो ऑब्जेक्ट की तरफ से रेज आ रही है, लेंस पर पड़ने वाली जो पैरेलल रेज होंगी, दे विल फोकस, दे विल form an image, they will form an image on the focal plane, ठीक है। parallel rays coming from some incident on the lens will necessarily focus on any point, and this point will necessarily lie on this focal plane, ये focal plane पर ही आएगा। जैसे infinity से आ रही थी parallel rays, वो आपकी फोकस पर आ गई, इस पॉइंट को मैंने फोकस बोला था। दूसरी ग्रीन कलर का अलग पैटर्न था तो अलग पॉइंट पे फोकस हो गई, और ये ब्लू कलर की अलग पॉइंट पे हो गई, है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बोल रहे हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन इज शॉर्ट वेज, अच्छा जल्दी से बता दें, ठीक है। देखो अब कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग पे समझते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, अच्छा इसमें थोड़ा टफ होगा यार, कन्वर्जिंग से ही ठीक आएगा तो मैं समझ। कन्वर्जिंग लेंस पे अभी मैंने 3 पॉइंट अलग अलग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और फाइनली सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर लेंस है बच्चे, लेंस पर गिरने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर है, तो वो फोकस होकर फोकल प्लेन पर ही फोकस होगी, यानी एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी और वो पॉइंट फोकल प्लेन पर लाई करेगा। तो ये फोकल प्लेन है ना, फोकल प्लेन ऐसे बड़ा सा प्लेन होगा बट ये प्लेन जो है आपका लाई करेगा पैरेलल टू द लेंस, और यहाँ पर ही आपका फोकस ऑफ द लेंस लोकेटेड होगा। और अगर पैरेलल रेज आ रही है तो इस फोकल प्लेन पर ही फोकस करेगी, चाहे पॉइंट अलग अलग हो सकता है बट फोकस इधर ही होगा, ठीक है, इसी पॉइंट पर फोकस, ठीक है। इसका कोई एनिमेशन होगा तो मैं वो भेज दूंगा थोड़ा सा, जिसमें ये मुड़ मुड़ के दिखा देना आपको कि वहीं फोकस हो रहा है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस है जो आपका कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, इसमें भी क्या होगा कि पैरेलल रेज आई आपकी, जो पैरेलल आ रही थी
वो वैसे तो डाइवर्ज होंगी, बट हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करके जिधर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट भी आपका फोकल प्लेन ऑफ द कनकेव लेंस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन फोकल प्लेन ऐसा प्लेन है जहां पर पैरेलल इंसिडेंट रेज फोकस होती हैं। पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑन द लेंस जहां भी फोकस होंगी वो पॉइंट फोकल प्लेन पर लाई करेगा। तो ऐसे ऐसे सभी पॉइंट्स को जोड़ दो तो एक प्लेन बन जाएगा, है ना। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है पैरेलल लाइंस की, तो उन सभी पॉइंट्स को जोड़ दो तो जिस भी वो सारे के सारे पॉइंट एक प्लेन पर लाई करेंगे और वही प्लेन आपका कहलाता है फोकस प्लेन या फोकल प्लेन। ठीक है, चलिए अब रे ट्रेसिंग इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में इमेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, है ना, ये हम आपने पढ़ा है ना, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब कैसे होगा। तो इसके लिए बेटा दो नियम है सिंपल से, कि पहला क्या है कि जो रे ऑफ लाइट पोल से पास करेगी, है ना, जो रे ऑफ लाइट पोल से पास करेगी वो क्या होगी, अनडेविएटेड पास कर जाएगी, गो थ्रू कर जाएगी। जैसे एक रे यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो पोल से पास करेगी, पोल ऑफ द लेंस से बिना डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास कर जाएगी। दूसरी, जो पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस आएगी यहाँ पे, वो क्या होगा, दैट विल फोकस ऑन द, वो आपकी ऐसे पैरेलल आएगी, यानी वो एकदम फोकस पे कम वो हो जाएगी, फोकस ऑफ द लेंस के ऊपर मुड़ जाएगी। दैट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंथ, यानी ये फोकस एफ है इधर, तो फोकस एफ से पास करेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखो कि जो पोल से जाएगी वो अनडेविएटेड क्रॉस कर जाएगी, दूसरा जो पैरेलल टू द एक्सिस आएगी वो फोकस के थ्रू जरूर पास करेगी। तो ये दो पॉइंट याद रखोगे, इससे आप रे डायग्राम कभी भी बना सकते हो किसी भी लेंस का। ठीक है, तो पहला आपको जो चीज है वो ये बताते हैं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो क्या होगा बच्चा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी दे विल कम पैरेलल टू द लेंस। क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, अगला आपको कराऊंगा मैं, आप खुद बताओगे। यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो पैरेलल आएंगी सारी की सारी रेज, पैरेलल आएंगी तो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे बेटा, अभी बताया था मैंने, फोकस पर। फोकस प्लेन। तो पैरेलल आएंगे तो फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ, फोकस पे, है ना, सेकंड प्राइमरी फोकस जो अभी बताया था ना, सेकंड फोकस उस पे। ठीक है, उसके बाद कैसा नेचर होगा ऑब्जेक्ट इमेज का, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक फोकस पे आगे तो हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटे साइज की इमेज बनेगी, रियल बनेगी। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इमेज था इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, छोटे साइज की इमेज, बट ऐसे इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे तो आपका पॉइंट कहाँ पे फोकस हो गया, फोकस पे, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे वो आपका रूल यूज होगा सेकंड, ये तो इन्फिनिटी के लिए था, अब सेकंड देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड 2f, f एंड 2f के बीच में। ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी इमेज बनेगी f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f से आगे है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, ये 2f है, ये f है, f एंड 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में आपका अगर ऑब्जेक्ट है, ये मोमबत्ती जो रखी है दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो दैट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, 2f से दूर है और इन्फिनिटी से पास में है, तो इट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। तो आप क्या करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो। रे डायग्राम ड्रॉ करते टाइम एक रे को तो अगर आप स्केल से करोगे ना, तो अगर आप नोटबुक में स्केल से ऐसा करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट इनको कर सकते हो, दिख जाएगी, बट हमें क्या करना है, हमें तो फाइनल रिजल्ट से मतलब है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। एक यहाँ पे सीधी लाइन खींच दो जो पोल से पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, निकल गई। दूसरी पैरेलल टू दी एक्सिस जाएगी, वो ऐसे टकराएगी और फोकस जो है एफ से पास करेगी। तो जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज जो बन रही है वो 2f और f के बीच में बन रही है, f एंड 2f के बीच में बन रही है।
तो ऑब्जेक्ट जो है लाई कर रहा है बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, और इमेज बन रही है कहाँ पे, बिटवीन f एंड 2f। साइज क्या है अब बताओ, साइज ऑफ द इमेजेस डिमिनिश रहेगा कि एनलार्ज्ड रहेगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश रहेगा। क्यों? देखो अभी क्या करेंगे बेटा, हम ऑब्जेक्ट को ना लेंस के पास लाते जाएंगे, तो जैसे जैसे पास आएगा ना तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा और इमेज नजदीक आती जाएगी, सॉरी इमेज दूर जाती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर चली जाएगी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग साइज इसका वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, अभी भी साइज कम है, रियल है और इन्वर्टेड। अब दूसरा थर्ड चॉइस आएगी हमारी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा 2f पे आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट 2f पे मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब मैं अगर रे ट्रेस करूंगा तो एक तो मेरी रे बीच में से चली गई, दूसरी जो आएगी वो फोकस से पास करेगी। तो अब जब हम आप रे डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि जो इमेज बन रही है वो 2f पर ही बनेगी, 2f पर ही ऑब्जेक्ट है और 2f पर ही इमेज है। तो इस पर्टिकुलर केस में रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनेगी, क्योंकि देखो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम हो गए हैं लेंस से, तो सेम साइज की इमेज यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट आपका 2f एंड f के बीच में आ गया। फिर से वही रे ट्रेसिंग करो, ड्रॉ करो इसको, स्केल से अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, इसलिए फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जैसे इमेज पास आई तो ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज जो है दूर जाती जा रही है। तो इमेज अब क्या होगी, पहले 2f पे थे दोनों, अब ऑब्जेक्ट आ गया नजदीक तो इमेज दूर चली जाएगी, तो इमेज क्या आ गई, ग्रेटर देन 2f, 2f से आगे जाके बनेगी कहीं। यहाँ भी रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और एनलार्ज्ड। अब इमेज का साइज जो है बढ़ने लग गया, यानी कि इमेज का जो साइज कब बढ़ेगा, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में रखोगे तभी कन्वेक्स लेंस से आपको मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में रहेगा तभी आपका इमेज साइज बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट से, यानी कि यू कैन मैग्नीफाई, यू कैन यूज द कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग लेंस ओनली व्हेन the object is placed between f and 2f, f and 2f एटलीस्ट होना चाहिए। अभी और केसेस देखेंगे तो आपको और पता चलेगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या किया, f and 2f के बाद f and 2f के बीच में रहेगा तो हमें पता चल गया ये है इस। अब दूसरा केस क्या होगा फिर कि f पे रख दो, फोकस पे आपको रख दो किसको, ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिट। इन्फिनिटी पे चली जाएगी इमेज। अब इस केस में इमेज इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड ये हम पता नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल है, या शायद एक्स किसी और रिसर्च से आपको पता चलेगा, बट इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट में किया था कि एट फोकस इन्फिनिटी पे है तो रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे भी फिर रियल इन्वर्टेड। और हाईली एनलार्ज्ड तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन। तो 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर पाओगे, f पे आ गया तो फिर हाईली एनलार्ज्ड हो गई, यानी ऑब्जेक्ट वो इमेज दिखेगी नहीं आपको, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक। तो ये आपका हो गया फाइनल केस। फाइनल केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आ गया किधर, f से भी नजदीक आ गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकल, फोकस पॉइंट है ना, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब क्या होगा, अब ये डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी। पहले तो थी पैरेलल, पैरेलल थी तो हम बोल देंगे कि ये पैरेलल है दोनों, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो हम बोल देते इन्फिनिटी पे। लेकिन अब क्या हो गया, जब फोकस से भी नजदीक ले आया ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, ये रेज है डाइवर्जिंग हो गई है, दीज आर डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग रेज तो कभी नहीं मीट करेंगी, बट कहाँ मीट कर सकती हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो ऐसे, और जहाँ पे ये मिलती हुई नजर आए तो उसी को बोल दो कि यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस केस में इमेज बनेगी एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज होगी ऑन द सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है, एनलार्ज्ड रहेगी और इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट मतलब ठीक वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ऐसी इमेज भी खड़ी रहेगी, ठीक है। और एनलार्ज्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आपको बनेगी, ठीक है। अब ये जो है आपका यही केसेस हैं रे डायग्राम के, दीज आर द 6 केसेस जो आप याद रख सकते हो। वैसे आप इस तरीके से इनको पढ़ोगे, इमेज नजदीक आ रही है, ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है, ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो इमेज दूर जाती जा रही है।
केवल एक केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, बाकी कन्वेक्स लेंस में सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और वो केस कौन सा है कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस से भी नजदीक आ गया है, यानी फोकस और पोल के बीच में आ गया है ना, तो उस समय आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज सभी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो ये आप केसेस याद रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज रे ट्रेसिंग डायग्राम। कनकेव लेंस का कल पढ़ेंगे, कनकेव लेंस में कैसे रे ट्रेसिंग होती है। ठीक है, होपफुली मैं आपको आज कोई अगर वीडियो हुआ जिसमें एनिमेशन हुआ तो वो भेज दूंगा ग्रुप्स में, तो एक बार उसको भी देख के आना ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज होती है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो जैसे हम लेंस हमने बनाया, किससे बना था, दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस से जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन हो अगर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका डेरिवेशन यहाँ दिया है। इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर ना भी देखो तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी सिमेट्री ऑफ द ट्राइंगल से यहाँ पे डेरिवेशन होता है। तो एक बार इस फॉर्मूला को मैं आपको बता दूं और एक क्वेश्चन करा दूं, फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है बेटा, कि लेंस को बनाना है अगर किसी मटेरियल से, तो बना दिया, उसके बाद फोकल लेंथ क्या आएगी उसकी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो f इज द फोकल लेंथ, म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लिक्विड या सराउंडिंग फ्लूइड, R1 is radius of curvature of first वो, और R2 is the radius curvature of right hand side वाला curvature। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो इन डायग्राम में ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी यूज करके दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको यूज करके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, आज भी कल भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो पहले, और यहाँ पे देखो कि दो अलग अलग सारे लेंस दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे R1 R2 की वैल्यू किस तरीके से इन्होंने ले रखी है। पहले ये देख लो, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाओगे कि R1 पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है। पहले ये देख लो एक बार, इनको लेंस को देख लो। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। जैसे ये बाई कन्वेक्स लेंस है बेटा, इसमें R1 कौन से का है, ये फर्स्ट सरफेस का, तो R1 कहाँ पे लाई करता था, पॉजिटिव साइड में, है ना, तो पॉजिटिव ले लिया। R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, तो ये कहाँ लाई करेगा, इधर नेगेटिव साइड में, तो R2 को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, सिमिलरली प्लेनो कन्वेक्स है, तो प्लेनो में इंफिनिटी प्लस का, और R2 नेगेटिव आर, R1 नेगेटिव आर, R2 पॉजिटिव। देखो कनकेव है तो इधर फर्स्ट सरफेस का क्या रहेगा, इधर रहेगा नेगेटिव आर, सेकंड का किधर रहेगा, इधर रहेगा आर, और इधर ये है ये प्लेनो कनकेव, तो प्लेनो में प्लेन तो आपका इंफिनिटी और R2 का ही पॉजिटिव आर। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, इन सबको देखो एक बार, साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर पाओगे, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्व करना, फिर बाकी हम कल कराएंगे आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। Yes, sir. इसका दूसरा वर्जन ये रहा ऊपर, ये वाला भी लिख लो, म्यू2 बाई म्यू1 -1। इसको म्यू एस बाई म्यू एल भी करते हैं कभी, है ना, म्यू एस इज द सॉरी म्यू एल बाई म्यू एस, म्यू एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग या लिक्विड। ठीक है, चलिए, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला पे, ये लेंस थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, लेंस मेकर फॉर्मूला का क्वेश्चन। ये करो बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, what will be the focal length of this lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25। एयर में था तो रिफ्रैक्टिव इसका जो फोकल लेंथ था 2 था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के लिक्विड में डिप कर दिया गया तो फोकल लेंथ क्या आएगा वो फाइंड आउट करना, लेंस मेकर फॉर्मूला से होगा, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा।
क्या इसमें R1 R2 का रोल है कोई? No, sir. क्योंकि R1 R2 तो कांस्टेंट रहेंगे, बट बेटा उसको चाहे लिक्विड में डिप कर लो चाहे फिर हवा में रखो, तो लेंस के R1 R2 तो कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट में वैल्यू है ना 1/R1 - 1/R2, तो फिक्स रख लो उसको दोनों केसेस में। Option A. ऑप्शन ए आ रहा है, देखते हैं बेटा आंसर। ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा यार। चलो पहले एयर के लिए देखते हैं, जब एयर में सर रहेगा ऑप्शन नहीं। सी सही है, ठीक है। और दूसरा वाटर, वाटर ही दिया ना, इमर्जिंग लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड मान लो 1.25 4/3 किसका, वाटर का ही होता है लगभग, बट हम लिक्विड बोल देते हैं। तो एयर में रहेगा तब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, +2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जो कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ठीक, जब ये आपका रहेगा लिक्विड में तो 1/f बोल देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 बाय 1.25 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। तो दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस में 1/R1 - 1/R2 कॉमन है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं 1/R1 - 1/R2 की वैल्यूज को। तो इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चे, लेफ्ट साइड से तो 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 इंटू एलसीएम में क्या ले रहा हूँ देखो, एलसीएम 1 ले लेते हैं इधर, तो 1 आएगा एलसीएम, तो क्या आएगा इंटू 1/1.5 - 1 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 1/f इंटू ये 1.25, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.5 - 1.25। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा, तो क्या आ रहा है ये 1/2 इंटू 1/0.5 यानी कि 2 इज इक्वल टू 1/f इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 0.25 डिवाइड करोगे कितना आ रहा है 5, है ना, तो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/f इंटू 5। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ of this lens when dipped in the liquid becomes 5 सेंटीमीटर। समझ आया कुछ? Yes, sir. तो फोकल लेंथ जो है बेटा सराउंडिंग मीडियम्स पे भी डिपेंड करती है। लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें पता चलता है ये चीज कि सराउंडिंग में क्या मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगी। देखो ये लेंस पहले एयर में था तो इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, एफ इन एयर। जब इसको किसी लिक्विड में डिप कर दोगे तो जो फोकल लेंथ रहेगी वो लिक्विड के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो इसने क्या किया, इसने वैल्यूज रख ली 1/R1 - 1/R2। बाई कन्वेक्स लेंस था तो एक R2 जो है वो नेगेटिव आर आता है, -R आता है, तो -R रख के 2/R आ गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अदरवाइज नहीं भी करोगे तो 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू सीधा निकाल दो, क्योंकि सेम लेंस है। तो ये करके आपने सब्सटीट्यूट की वैल्यू, तो आपका वैल्यूज ऐसे कैलकुलेशन से आपको एफ लिक्विड फोकल लेंथ इन लिक्विड मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गई कि कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो जितना डिफरेंस कम होता जाएगा सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में,
और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उतना ही फोकल लेंथ बढ़ती चली जाएगी। पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, लेंस का 1.5 था, फिर लिक्विड में डिप किया तो लिक्विड का 1.25 और लेंस का 1.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया। देखो कम होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो जितना कम डिफरेंस होगा, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखते हो तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये पता हो कि फोकल लेंथ, सिर्फ ये पूछा होता फोकल लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या बोल दोगे? अगर सराउंडिंग लिक्विड की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ विल इंक्रीज। और अगर सराउंडिंग मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ विल डिक्रीज। डिक्रीज। ये आप ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, इससे आप कर सकते। ठीक है, तो अभी इतना ही करेंगे बच्चे, इसके आगे जो है कल कराऊंगा मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर सकते हो आप, ये वाला कर लो, बाकी जिनको डाउट्स है वो डाउट्स पूछ सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन कर लो और फिर इसके आगे का कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो टेंशन मत लो, दो ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस के केस में। एक तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो जो इमेज रे ट्रेसिंग था कि इमेज कैसा शेप का साइज का कैसे बनेगा, वो आप आज पढ़ लेना इसको। और दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, और तीसरा थिन लेंस फॉर्मूला, ये आपको आने चाहिए। तो इसके बाद फाइनली जब हम कंक्लूड करेंगे लेंस को तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो वो बहुत सारे आसान आसान है, बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, तो कर लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन करो फिर आगे पढ़ेंगे, और बिल्कुल इसको छोड़ना मत, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। ये मत सोच के छोड़ देना कि भाई एग्जाम में नहीं आ रहा स्कूल के में तो बाद में पढ़ लेंगे। तो आपके जेई के एग्जाम में भी अब कोई ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो इसलिए पढ़ लो इसको। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.6, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको निकालना है, और लेंस आपको दे रखा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो R1 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करो पहले आप। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में R1 की वैल्यू क्या रहेगी, R2 की वैल्यू क्या रहेगी? अगर वो आपने प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है, तो R1 कितना आएगा? R1 इधर ड्रॉ होता है ना फर्स्ट सरफेस का, तो ये क्या आएगा? इंफिनिटी। और R2 कितना आएगा? 60 कितना दे रखा है? 60 के -60 तो माइनस, -60। है ना? अब फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखते हैं, फोकल लेंथ मुझे निकालना है। μ2 इज गिवन एज 1.6, कहाँ सराउंडिंग्स का कुछ नहीं दे रखा तो क्या ले लेंगे? एयर। ठीक है, और 1/r1, R1 इज इंफिनिटी, -1/-r2, क्योंकि माइनस आ गया ना, -60 था तो R2 की वैल्यू -60। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा का क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू 0.6/1 इंटू 0 माइनस और माइनस प्लस 1/60। ठीक है, तो ये आ गया f इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 60/0.6, कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गया इसका? 100 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 100 सेंटीमीटर। जिनका नहीं हुआ वो करो इसको, जिनको डाउट है वो पूछो, जिनका 100 आ गया वो